तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी डॉक्टर अमित आईएएस पीसीएस एकेडमी में। और जो हम अपनी डाकू सीरीज कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज जो करेंगे 25 टू 30 नवंबर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द पीआईबी, इन सोर्सेज को कवर करते हुए हम अपने साथ साथ में जो है पीवाईक्यूज भी करेंगे जो कि एचसीएस और यूपीएससी दोनों के रहेंगे। एचसीएस के अराउंड 6 to 7 पीवाईक्यूज हैं और जो यूपीएससी के वो आपके 7 to 8 पीवाईक्यूज हैं। तो आपकी इसके साथ न्यूज तो कवर होगी होगी, बट आपकी जो रेलेवेंट पीवाईक्यूज हैं वो भी अपन साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे कि किस क्वेश्चन पे जो है हमको ज्यादा फोकस डालना चाहिए, किस न्यूज पे हमें फोकस डालना चाहिए जिससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो 25 टू 30 नवंबर हम कवर करने जा रहे हैं और जो हम इसमें कवर करते हैं वो आप सभी को पता ही है। हम पीवाईक्यूज कवर करते हैं, उसके बाद हम एक्टिव रिकॉल करते हैं, रिकॉल करते हैं, याद करते हैं हम क्लास में ही एक्टिव रिकॉल। उसके बाद जो अपना स्टैटिक पोर्शन जिस न्यूज से रिलेटेड है वो भी अपन कवर करते हैं। तो यूपीएससी और एचसीएस के भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं आपको दिखा देता हूं हम किससे कैसे याद करते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड से। देखिए, ये आपके लिए एक्टिव रिकॉल मेथड जो डेवलप किया गया है, इसलिए डेवलप किया गया है, ये हमारे करंट अफेयर्स की यूएसपी है कि हम एक्टिव रिकॉल से याद करवाते हैं जिससे आपको करंट अफेयर के लिए दर दर ना भटकना पड़े। और आप जब क्लास कर रहे हैं तो क्लास खत्म होने तक आपको हो कि हाँ यार मैंने क्लास तो करी बट मैंने याद भी कर लिया। किसी ने मेरे याद करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मुझे याद करवाया जाए क्लास के अंदर ही, क्योंकि क्लास के बाद हम रिवाइज करें ना करें वो हमारे ऊपर है, बट इन द क्लास आपको सारी की सारी न्यूज कवर करवाने के बाद ये शीट्स फिल करवाई जाएंगी जो आप लोग खुद फिल करेंगे अपनी नोटबुक्स में, कमेंट सेक्शन में, और इसके बाद आपको आंसर बताए जाएंगे। तो देखिए, कंप्रेस्ड बायोगैस, उसके वर्किंग फीचर, लोकेशन, पीवाईक्यूज क्या है, बायो सीएनजी, अटल इनोवेशन मिशन जो न्यूज में था, अटल क्या, एटीएल क्या है, एआईसी क्या है, ठीक है, जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं और अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उसके बाद प्रियम्बल के रिलेटेड न्यूज है वो भी हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद मेस की क्या फुल फॉर्म थी हम वो कवर करेंगे। इंडियन स्पेस प्रोग्राम में क्या क्या न्यू चीजें हैं वो कवर करेंगे। पेन जो 2.0 आया है उसमें क्या क्या चीजें हैं वो कवर करेंगे। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन आपके सामने धड़ाधड़ क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर लिखने हैं। न्यूज अपन कवर कर रहे हैं, साथ में आपको आंसर लिखने हैं। जब भी आपको जब अपनी न्यूज ओवर हो जाएगी उसके बाद एक्टिव रिकॉल के लिए अपन लास्ट के 10 to 15 मिनट्स रखते हैं जिनमें हम इन्हीं को फिलअप करते हैं। ठीक है, याद करके कि हाँ हमने क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए, इसी के साथ साथ जब K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है उसे कवर किया गया, और इजराइल की एक जो मैपिंग है वो मैपिंग हमने इसी में ही कवर करी हुई है। तो ये मैपिंग के लिए आपके ये वाली शीट रहेगी। अब देखिए, सबसे पहली न्यूज पे आते हैं दोस्तों, कंप्रेस्ड बायोगैस। बिकॉज ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जो पोल्यूशन की समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से हमारा मॉनसून और जो हमारा विंटर है वो इतना ज्यादा शिफ्ट हो चुका है, वो क्लाइमेट चेंज की ही देन है। इसी के साथ साथ इसी को ध्यान में रखते हुए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो ग्वालियर में लगाया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। ये जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज हम जो है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी और उस एनर्जी पे जा रहे हैं जिसमें कार्बन एमिशन कम हो, मीथेन एमिशन कम हो। ठीक है, तो बायोगैस एक उसी का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। तो जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, द प्लांट इज लोकेटेड इन ललतीपारा, ग्वालियर। याद रखना है ग्वालियर, ये क्वेश्चन बनेगा अपना लास्ट में जब आप देखेंगे। विद इन द लार्जेस्ट काउशेड रीजन, आदर्श गौशाला। ये जो गौशाला है, अब गौशाला में क्या क्यों लगाया गया है, बिकॉज जो गौशाला से काउडंग हमको ऑब्टेन होता है उस काउडंग से जो है हम कंप्रेस्ड बायोगैस बना देते हैं। तो गौशाला में जो है ग्वालियर में लगाया गया है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, 5 एकड़ में फैला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये आप अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये सेल्फ सफिशिएंट प्लांट है आपका, सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद अ मॉडर्न सीबीजी प्लांट। सेल्फ सफिशिएंट गौशाला है वेयर काउ डंग एंड ऑर्गेनिक वेस्ट सच वेजिटेबल फ्रूट वेस्ट हाउस होल्ड आर प्रोसेस्ड इनटू वैल्यूएबल बायोगैस। तो जो काउ डंग है वो आपका वैल्यूएबल बायोगैस में बना दिया जाता है। तो ये देखिए, अब प्रोजेक्ट की कॉस्ट, अब आप अपन को ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो हाईलाइट करवाऊंगा, वो उसको उसमें बॉक्स बनाऊंगा जो आपको ज्यादातर याद रखने की जरूरत है। अब देखो, वर्किंग फीचर है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो वर्किंग फीचर है, ये बायो सीएनजी, द प्लांट प्रोड्यूसेस 2 टन्स ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस डेली। देखो, अब ये वाली चीज इंपोर्टेंट, 2 टन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस डेली फ्रॉम 100 टन्स ऑफ कैटल काउडंग। जो कैटल का काउडंग है उससे आपका 100 टन जो काउडंग है उससे 2 टन आपकी कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है। इसका ऐसे याद रखना है कि अगर आपको कहते हैं कि 50% जो काउडंग है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस, तो आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो, ऑर्गेनिक मैन्योर, द प्लांट ऑल्सो जनरेट 10 to 15 टन ऑफ डेली बायो मैन्योर। ठीक है, जो कि बायो प्रोडक्ट होता है किसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग का।
अब जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उससे जो बाय प्रोडक्ट आता है वो भी जो है अपना 10 to 15 टन बनाता है मैन्योर का, ठीक है। अब देखो विंड्रो कंपोस्टिंग, प्लांट इनकॉर्पोरेट विंड्रो कंपोस्टिंग लोकेटेड एडजेसेंट टू द मेन फैसिलिटी वेयर इट एनहांसेस द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोसेसिंग उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये अपन ने कवर किया कंप्रेस्ड बायोगैस। अब आगे देखो, अब इसके बारे में बताया जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होती है और कंप्रेस्ड बायोगैस को कैसे बनाया जाता है उसको हम देखेंगे। देखो व्हाट इज कंप्रेस्ड बायोगैस, ये याद रखना। देखो ये जो मैंने आपको बताया था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो ये रिन्यूएबल नेचुरल गैस है कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, याद रखना है। किसके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ही तरह है ये। और ये कैसे यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव है किस चीज का है, फॉसिल फ्यूल जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं उनका अल्टरनेटिव है। अब ये देखो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, प्योरिफिकेशन, कंप्रेशन, तीन स्टेज होती है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, कंप्रेशन और प्योरिफिकेशन। अब देखो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारा है, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, एनिमल डंग, ये चीजें आती हैं इसमें, फूड वेस्ट आ जाता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आ जाता है जो फार्म से कलेक्ट किया जाता है। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। प्योरिफिकेशन, ये देखो रो बायोगैस अंडरगोस प्योरिफिकेशन थ्रू मेथड्स लाइक प्रेशर स्विंग, ये याद रखना है ये मेथड प्रेशर स्विंग, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, वाटर स्क्रबिंग और मेम्ब्रेन सेपरेशन, रिमूव इंप्योरिटीज, ठीक है। कंप्रेशन देखो, द प्योरिफाइड मीथेन इज कंप्रेस्ड टू 200 to 250 बार प्रेशर, कितने पे कंप्रेस करी जाती है, 200 से 250 बार टेम्परेचर पे कंप्रेस करी जाती है, क्या बनाने के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए, ठीक है। स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाई प्रेशर में स्टोर की जाती है, हाई प्रेशर सिलेंडर्स और टैंक्स में इसको स्टोर किया जाता है। तो हमने देख लिया कि कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होती है, रिन्यूएबल गैस होती है। उसके बाद प्रोसेस देख लिया जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट आ जाता है, उसके बाद प्योरिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद अपना कंप्रेशन आ जाता है, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे यूपीएससी का 2015 का जो आप सोल्व करेंगे, बायोटॉयलेट से रिलेटेड था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बिकॉज इसमें स्टेटमेंट काफी घुमा के दी हुई थी। देखिए सिग्निफिकेंस देखो, ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेंस के लिए डायरेक्ट के डायरेक्ट पॉइंट्स बनेंगे आपके पांचों के पांचों, सीधा का सीधा लिख के आना, देखते ही देखा याद करा छापा। क्या क्या सिग्निफिकेंस है कंप्रेस्ड बायोगैस का, रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस घटाता है, ठीक है भैया, एक पॉइंट लिख दिया। मिटिगेटिंग लैंडफिल मीथेन एमिशन, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। कंप्रेस्ड बायोगैस कैन रिप्लेस सीएनजी रिड्यूसिंग पोल्यूशन, ठीक है। यूटिलाइजेस लोकल ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। क्रिएट जॉब, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रोवाइड इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर। तो पांच के पांच पॉइंट हैं, और ये जो पांच के पांच पॉइंट है आपको याद रखने हैं। ये आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कि भाई जरूरी क्यों है, आप पांच पॉइंट में समझ सकते हो, आपको ज्यादा बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ पांच पॉइंट में कंसाइज हुआ हुआ है कि रिड्यूस फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस घटानी है, लैंडफिल मीथेन को एमिशंस को रोकना है, मिटिगेट करना है, कंप्रेस्ड बायोगैस से रिप्लेस कर सकती है सीएनजी को और उससे और ज्यादा पोल्यूशन घट सकता है। लोकल ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज करें, जैसे काउडंग का यूज करा, काउडंग का कैसे यूज करा, बिकॉज 100 जो आपका टन था वो 100 टन यूज करके अपन 2 टन जो है कंप्रेस्ड बायोगैस बना पा रहे थे, ये अपना उसका बेनिफिट था। और जॉब्स क्रिएट करता है, बिकॉज जो उस इंडस्ट्री में है, जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग में है और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है फार्मर, उनको एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को क्रिएट करे, बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस को क्रिएट करे और उसको मार्केट में भेजे, जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम अर्न हो, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के सभी करेंगे। मैं साइड में हट रहा हूं, आपको 2 सेकंड पॉज, वीडियो पॉज करना है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके बाद अभी मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। चलिए, आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स, बायो टॉयलेट्स भैया, बायो टॉयलेट्स, इंडियन रेलवेज, मैं आपको बता दूं एक छोटा सा पहले इससे पहले बात, कि जो इंडियन रेलवेज है अपनी, इंडियन रेलवेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, बिकॉज जब लोग अपना वेस्ट निकालते थे उससे क्या होता था कि भाई कभी जाम होगी, नीचे पटरियों पे आ गई, ठीक है, वो वेस्ट बहुत ज्यादा हार्मफुल होते थे। अब वो वेस्ट हार्मफुल होते थे बिकॉज उससे एक्सपोजर हो जाता था लोगों का, और उससे प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही थी, बीमारियां भी बढ़ रही थी। उससे अब क्या किया, बायो टॉयलेट्स का एक जो है डीआरडीओ ने निकाला था, जिसमें क्या हुआ था कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल प्रोसेस होते हैं, बैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू उसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा उसी के अंदर, तो जिससे जब फ्लश होगा तो वो नीचे नहीं गिर के बायो टॉयलेट्स में ही रह जाएगा और वहीं पे ही डिकम्पोज हो जाएगा, और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। क्या रिलीज कर देगा दोस्तों, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा डिकम्पोज होने पे, और डिकम्पोज किसके थ्रू होगा, बैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू। अब अपनी स्टेटमेंट्स को अपन पढ़ते हैं। The decomposition of human waste, the decomposition of human waste in the biotoilets, ठीक है, initiated by fungal inoculums। अब देखो फंगल इनकोकुलम्स, अब मैंने आपको क्या बताया था, बैक्टीरियल, है ना दोस्तों, मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल
जो अपना प्रोसेस है उसके थ्रू ये डिकम्पोज होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है इसके थ्रू होता है, तो पहला स्टेटमेंट अपना हो गया गलत। सेकंड देखो, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स इन दिस डिकम्पोजिशन व्हिच रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि CO2 जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो आपकी CH4 है, CH4 मीथेन, ठीक है, ये दो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि इससे निकलते हैं। तो CO2 और CH4 आपके पोल्यूटेंट्स है जो आप इससे बाहर निकलते हैं, CO2 और CH4, ठीक है। तो ये अपना यूपीएससी 2015 का जो अपन ने क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज CO2 और CH4 है, और दूसरा ओनली लिख रखा था। ओनली में प्रॉब्लम ये थी कि भाई CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो आपका मिशन में आता ही है। तो आपकी स्टेटमेंट होगी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा है, तो नीदर वन नोर टू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नीदर वन नोर टू, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन उनका सही होगा। चलिए अब देखो, नेक्स्ट आपका टॉपिक, अपना टॉपिक है वो है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन क्यों न्यूज में है? अटल इनोवेशन मिशन इसलिए न्यूज में है बिकॉज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। जो अपना अटल इनोवेशन मिशन चल रहा था उसको कंटिन्यू कर दिया है, और उसके लिए फंड भी एलोकेट कर दिया है 2750 करोड़, ठीक है, कब तक? मार्च 2028 तक। तो आप ये देखो कि अपना अटल इनोवेशन मिशन जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में पहले भी रहता था, और अब न्यूज में इसलिए है बिकॉज उसके लिए फंड पास कर दिया गया है, और ये कंटिन्यू रहेगा मार्च 2028 तक, जिसमें अपन ने क्रिएट की थी अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है, जिसमें अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती थी, 3D प्रिंटिंग, IoT, उसके अलावा जो अपनी रोबोटिक्स होती थी, मशीन लर्निंग होती थी, वो अटल टिंकरिंग लैब्स में प्रोवाइड की जाती थी, जिसमें सारे इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड होते थे। उसके बाद अलावा आपका ना था AIC क्या था? अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अटल इंक्यूबेशन सेंटर में जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपने सारे प्रोडक्ट शो करते हैं और उसको एंटरप्रेन्योरशिप और अच्छा बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं, या तो उनको पास उनको गाइडेंस लेनी होती है, या फिर वो जो अपना बिजनेस मॉडल है उसके लिए फंडिंग ढूंढ सकते हैं, ये सारे उधर ऑप्शन मिलते हैं। तो दो इनिशिएटिव थे जो बहुत ज्यादा चले थे अटल लैब्स के, ठीक है, अटल मिशन के, इसीलिए इसको कंटिन्यू कर दिया गया। अब इसकी न्यूज अपन बारीकी से देख लेते हैं। लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, भैया याद रखना सवाल बनेगा, नीति आयोग ने लॉन्च किया था, नीति फिर से लिख रहा हूं, नीति दिमाग में बैठा लो, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है क्वेश्चन, अभी करेंगे सोल्व। लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग ने। फ्लैगशिप, इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, फ्लैगशिप तो होगा ही भैया, क्योंकि जब तो पैसे पास करे हैं मार्च 2028 तक। क्यों? बिकॉज फ्लैगशिप था और बहुत लोगों को फायदा हो रहा था, जिससे इनोवेशंस भी बढ़ रही थी, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप को भी मौका मिल रहा था। एम्ड एट क्रिएटिंग कल्चर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ध्यान रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कल्चर, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व करना, और नई नई प्रॉब्लम्स जो एमर्ज होती जा रही है उनका सॉल्यूशन ढूंढ के उनको सही करना। एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, ठीक है, जो अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, और जो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हमें फंडिंग मिल जाए, हमें किसी से गाइडेंस मिल जाए, जो बड़ा एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई एंजल इन्वेस्टर हो, उससे हमें जो है फंडिंग मिल जाए, वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। होलिस्टिक अप्रोच थी क्या एस्टेब्लिश करने के लिए? अटल टिंकरिंग लैब्स। अब इनके बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीज होती है दोनों की दोनों। देखो, की इनिशिएटिव्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, दोस्तों मैंने आपको बताया था अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टेब्लिश 10,000 स्कूल अक्रॉस इंडिया, 10,000 स्कूलों में जा चुकी है। और मैंने आपको बताया था जो कि ग्रेड्स भी याद रखना, 6th क्लास टू 12th क्लास, 6th क्लास टू 12th क्लास में कवर होती है। और जो मैंने आपको बताया था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, IoT, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपकी है IoT, ठीक है, 3D प्रिंट और रोबोटिक्स 3D प्रिंट, IoT, इनके बारे में, और मिनिएचराइज इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो छोटे छोटे नैनो साइज पे होते हैं। जैसे अपनी सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रहा है IT की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में, दोनों फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सेल कर रही है, जिससे दिन पे दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, ठीक है, 72 सेंटर सपोर्टिंग 3,500 स्टार्टअप्स, 3,500 के आसपास स्टार्टअप्स को जो है फंड और सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा है। 72 सेंटर्स हैं जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर के हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि मेंटरशिप दी जा रही है, ठीक है, फंडिंग दी जा रही है, हर चीज दी जा रही है। जिसको मेंटरशिप की जरूरत है, जिसको बिजनेस ही नहीं करना आता, उसको मेंटरशिप दी जा रही है, सपोर्ट दिया जा रहा है। जिसको बिजनेस करना आता है बट वो फंड रेज नहीं कर पा रहा, उसको फंडिंग दी जा रही है। तो मेंटरशिप, फंडिंग और टेक्निकल फैसिलिटीज टू फोस्टर द इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
तो इसी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो जितना ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड होगा उसी वजह से। अब आप ये देखिए, अमेरिका में एलोन मस्क और बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां पे टैक्स रेट कम, ठीक है, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा, और जो यूज होता है वो यूज इसलिए होता है बिकॉज वहां पे जो है इस हिसाब से पॉलिसीज बनाई गई हैं कि नए नए स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को जो है उनको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हम भी बिजनेस करेंगे, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, उनके बाधा नहीं अड़ाएगी। ठीक है, चलिए। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, ये किस में टारगेट करते हैं? अंडर सर्व रीजन, जो अंडर सर्व रीजन है, जहां पर प्रॉपर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पहुंच पाई है वहां तक। एम, उसका एम और इंपैक्ट क्या है? अटल इनोवेशन मिशन का इंपैक्ट क्या है? क्रिएटिंग जॉब्स, भैया जॉब्स दे रही है लोगों को इंडिया में। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है। इंडिया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड इन इनोवेशन। ठीक है, चलिए। ये लो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि आपके लिए पीवाईक्यू आएगा और पीवाईक्यू आ गया है। आपको देखना है, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द, आपको लर्न करवाया था अभी, ठीक है। 2 सेकंड के लिए मैं साइड में जा रहा हूं, आपको वीडियो पॉज करनी है और आंसर देना है। अभी आंसर आपको बताया जाएगा। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन सेटअप किसके अंदर किया गया था भैया? नीति आयोग के अंदर। ये क्वेश्चन तो समझाने वाला था ही नहीं, मैंने आपको याद करवाया था और आपको कहा था कि याद करना है, बिकॉज इसकी फ्लैगशिप है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए। ये वाली न्यूज हम देखेंगे प्रियम्बल के रिलेटेड। अब हमें पता है कि हमारा प्रियम्बल जो है वो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक अभिन्न अंग है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक पार्ट है। और प्रियम्बल के रिलेटेड न्यूज ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है। उस जजमेंट को हम देखेंगे। उस जजमेंट में क्या था? उस जजमेंट में ये था कि जो जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स हैं वो प्रियम्बल में जो दिए गए हैं उसके खिलाफ भी कह सकते हैं, या फिर उसके बारे में चर्चा हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया उसमें आप साफ साफ देखो, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड the inclusion of socialist and secular in the preamble through 42nd constitutional amendment of 1976। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, 42nd CAA, बस CAA 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या ऐड हुआ था? SI। ये आपको हर हाल में याद रखना है, हर हाल में याद रखना है। आपको लास्ट टू लास्ट का जो अपनी फर्स्ट क्लास उसमें ही बताया था, जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी है वो अपना ऐड किया गया था, जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो हुई थी 1976 में। ठीक है, अब देखो, चैलेंजेस टू द इंक्लूजन ऑफ प्रियम्बल। द बैच ऑफ पिटिशनर चैलेंज द इंक्लूजन ऑफ वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रियम्बल थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको चैलेंज किया गया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो कहा सोशलिस्ट और सेकुलर बिल्कुल होने चाहिए प्रियम्बल में, और जो है अपहेल्ड कर दिया है कि हाँ जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 से हुआ ये जरूरी थे। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर वाज वैलिड। वैलिड है भैया, वैलिड करार दिया है। सारे जो लोग कह रहे थे उनको हटा के कह दिया गया कि वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, संविधान का भाग है। प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पहली लाइन ये बोली थी, क्या बोली थी? पहली लाइन ये बोली थी कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368। अमेंड कैसे कर सकते हैं? 368 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 368 के तहत इसको अमेंड किया जा सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट वाज अपहेल्ड। जो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो पीछे जो पहले हो चुके अमेंडमेंट उसको अपहेल्ड किया गया, बताया गया कि ये सही है। और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट अडेप्टेबल टू चेंजेस। लिविंग डॉक्यूमेंट याद रखना दोस्तों, लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलर, द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन दैट सेकुलरिज्म इन इंडिया मींस द स्टेट नीदर सपोर्ट नॉर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। इंपॉर्टेंट 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 फैक्ट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बन के आ जाए दोस्तों तो आपको घबराना नहीं है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बन के आ जाएगी तो आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं? और स्टेटमेंट बन के आ सकती है, क्यों आ सकती है दिखाता हूं भी आपको। पीवाई की पूछा गया है दोस्तों, ये देखो, आपका यूपीएससी 2019 में पीवाई की पूछा गया। यूपीएससी 2019 में 2 पीवाई के पूछे गए हैं आपके प्रियम्बल के, और एचसीएस 2021 में भी दोस्तों आपका सवाल पूछा गया। देखिए, ये सवाल था दोस्तों, ये आपका एचसीएस 2021 का क्वेश्चन है। एचसीएस 2021 का,
ठीक है, तो प्रियम्बल इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए कि क्वेश्चन बन सकते हैं कभी भी। अब देखो, इट इंश्योर्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स, गारंटी सिटीजन राइट्स, फ्रीली प्रैक्टिस देयर रिलीजन। सिटीजन का जो राइट है, सिटीजन का जो राइट है उसे फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है वो, ठीक है, बिकॉज सेकुलर जो है, सेकुलर किसके, कि हम जो है अपने इंडिया में सारे धर्मों का सम्मान करेंगे, ये सेकुलरिज्म की पॉलिसी होती है। Interpretation in the ground of Article 14, 15, 16 in the Constitution which prohibit the discrimination on the basis of religion. ठीक है, अब देखो, this provision ensures equal protection under law, guarantee equal opportunity in public employment. ठीक है, equal opportunity in public employment. आर्टिकल अपना कौन सा दोस्तों, 16 याद रखना है, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशलिस्ट सुप्रीम कोर्ट clarified that socialist in Indian construct signifies that state commitment to being a welfare state. दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये देखो, वेलफेयर स्टेट याद रखना है हमें बहुत अच्छी तरह, बिकॉज बार बार पूछा गया है। वेलफेयर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है या नहीं है? क्या इंडिया वेलफेयर स्टेट है? बिल्कुल दोस्तों, इंडिया वेलफेयर स्टेट है। पहली बात तो आप सबसे बेसिक चीज देखो, अनाज फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है, डाउन ट्रोडन को लास्ट के लोगों तक सोचा जा रहा है। कब से? स्टार्टिंग से ही, जब से हमारा संविधान बना तब से पॉलिसी रही है कि जो भी निचले वर्ग के हैं या फिर जो भी इकोनॉमिकली सही नहीं है और बहुत पिछड़े हैं, उनको बिल्कुल जो है सपोर्ट दिया जाएगा, और वो सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, बिकॉज सबको एक लाइन पे लेके आना है। जो हमारे अमर्त्य सेन जी कहते थे कि कैपेबिलिटीज इंक्रीज करो। कैपेबिलिटीज कैसे इंक्रीज करें? कि जो लेबर ठीक है, वर्कर है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करो कि उसकी स्किल इतनी बढ़ जाए कि उसको अंडर पेड वो रही ना, उसको पेड पे करना पड़े लोगों को, बिकॉज लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, क्वालिटी इतनी अच्छी देगा, ठीक है। तो इंडिया वेलफेयर स्टेट है, इसलिए ही हमारी जो सारी स्कीम्स हैं वो चलती रहती है। प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना होगी, प्रधानमंत्री जनधन योजना होगी, प्रधानमंत्री जो अपना फूड के लिए होता है वो होगी, उसके अलावा अलग अलग चीजों के लिए चलती रहती है। तो इंडिया वेलफेयर स्टेट है। चलिए, इट डज नॉट डिक्टेट स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी वेदर लेफ्ट और राइट। अब ये देखो, यूपीएससी मेंस का भी पीवाईक्यू आपके लिए लेके आया गया है। 2018 में यूपीएससी मेंस ने पीवाईक्यू पूछा था, हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। देखिए दोस्तों, सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। डिस्कस 150 वर्ड्स, 10 मार्कर का क्वेश्चन है आपका मेंस का पीवाईक्यू। इसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसे भी आप अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अब देखो, क्वेश्चन करना है दोनों सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों यूपीएससी 2019 में पूछे गए थे। क्वेश्चन दोनों सोल्व करने हैं आपको। हर बार की तरह इसमें 4 सेकंड मिलेंगे। मैं आपको वीडियो पॉज करना है और उसके बाद आंसर आपको बताया जाएगा। तो आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। अब इसे डिस्कस कर लेते हैं। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट तो है ही, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सही है ही, नॉट अ पार्ट, काटो इसको, पार्ट तो है ही। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब तीनों में दिया हुआ है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट। नो लीगल इफेक्ट गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत। लीगल इफेक्ट तो है ही, बट ये बात है कि जो प्रीएम्बल होता है ना अपना, उसका इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो, अगर किसी अमेंडमेंट को हम लेके आ रहे हैं, उस अमेंडमेंट के साथ अगर प्रीएम्बल में भी चेंजेस रखते हैं तो उसको आ सकता है, बट अलग से सिर्फ प्रीएम्बल को अमेंड किया जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी और उसमें अफेक्ट कर सकता है। देखो, अब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां तक भी ठीक है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन अदर पार्ट्स। नो लीगल इफेक्ट, हाँ ठीक है, लीगल इफेक्ट नहीं है। इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली कैसे? मतलब केवल आप प्रीएम्बल के तौर पे देखोगे ना कि भाई प्रीएम्बल में ये गलत है तो सारी अमेंडमेंट हो जानी चाहिए, तो वैसी नहीं होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस लगेंगे तब प्रीएम्बल का जो लीगल इफेक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन था इसका, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन अदर पार्ट्स, ऑप्शन नंबर डी। आई होप जिन्होंने भी सोल्व किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रिफ्लेक्टेड, भाई माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रिफ्लेक्टेड इन, कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हम पढ़ते हैं उनमें पहले पैराग्राफ में ये होता है कि माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो है प्रीएम्बल में, बिकॉज प्रीएम्बल बहुत छोटा है ना, छोटा लिखा और जो सारी चीजें इंक्लूड करनी थी वो इंपोर्टेंट इंक्लूड कर दी गई। अब देखो,
नेक्स्ट न्यू, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, द टर्म लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यूज्ड इन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच रेवोल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बता दिया जाएगा कि आपका आंसर सी करेक्ट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये तीनों चीज ली गई हैं, लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जब हम सोर्सेज पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसमें फ्रेंच से जो लिया गया है वो लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लिया गया है प्रीएम्बल के लिए, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये आपका एचएस 2021 का क्वेश्चन था। चलिएंगे आगे, देखिए मेस, ये अपनी नेक्स्ट न्यूज है। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप कहां है? हेलने, लद्दाख। लोकेशन याद रखनी है, लोकेशन पे अच्छे ने क्वेश्चन पूछा है जो हम अभी सोल्व करेंगे। लोकेशन याद रखनी है, हेलने लद्दाख इज द वर्ल्ड्स, भैया वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, वर्ल्ड हाईएस्ट इमेज चेरनकोव टेलीस्कोप, एडवांसिंग इंडियाज रोल इन गामा रेज एस्ट्रोनॉमी। अब जो अपना जो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट है ये गामा रेज से रिलेटेड है, ये याद रखना किससे रिलेटेड है? गामा रेज से, गामा रेज से, ठीक है, याद रखना है। मेस, ये देखिए द हिंदू की आपकी न्यूज है, साफ साफ लिख रखा है, मेस इन लद्दाख ओपन्स वन ऑफ अ न्यू काइंड आई टू कॉस्मिक गामा रेज। मेस मेन गोल इज टू स्टडी गामा रेज, मोर देन 20 बिलियन ईवी ऑफ एनर्जी टेलीस्कोप कैन एग्जामिन गामा रेज एमिटेड फ्रॉम बियॉन्ड मिल्की वे। मिल्की वे के बियॉन्ड भी अगर जो गामा रेज एमिट होगी उसको भी ये डिटेक्ट कर पाएगा और ऑब्जर्व कर पाएगा। ये आपका मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए दिया गया है बिकॉज ऑब्जर्वेटरीज पे क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आपके नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेस टेलीस्कोप एंड इट्स पोटेंशियल अंडरस्टैंडिंग कॉस्मिक फिनोमिना लाइक डार्क मैटर, गामा रेस। चलिए 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का है, ठीक है, सोल्व करेंगे। अब आगे देखिए इसकी न्यूज को। गामा रेज द हाईएस्ट एनर्जी लाइट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, याद रखना है, याद रखना है, हाईएस्ट एनर्जी लाइट है, क्या है? हाईएस्ट एनर्जी लाइट, हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, याद रखना हाईएस्ट एनर्जी है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय कॉस्मिक इवेंट्स लाइक पल्सार्स, क्वेश्चन पूछा था इस साल 2023 में, ब्लैक होल्स, सुपरनोवा 2023 में यूपीएससी में पल्सार्स पे क्वेश्चन था। These rays are blocked by अर्थ एटमोस्फियर, किससे ब्लॉक हो जाती है? अर्थ एटमोस्फियर से, बिकॉज ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, तो अर्थ एटमोस्फियर इसको ब्लॉक कर देता है। मेकिंग एन इनडायरेक्ट ग्राउंड बेस्ड डिटेक्शन क्रूशियल। व्हेन गामा रेज इंटरेक्ट विद एटमोस्फियर दे प्रोड्यूस चेरनकोव रेडिएशन, a faint blue light color, याद रखना faint blue light color that MES detects। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे हम, ये देखो ये अपनी रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे सबसे लास्ट में आती हैं, गामा रेज बिकॉज हाईएस्ट इन एनर्जी होती हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम, वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा, वेवलेंथ कम, कैम है कम, कम लिखो हिंदी में बढ़िया याद रहेगा, वेवलेंथ कम, और जो अपनी फ्रीक्वेंसी है म्यू वो कितनी? वो मोर, ज्यादा, वो अपनी ज्यादा, ठीक है। चलिए ये अपना हो गया कवर, नेक्स्ट देखेंगे। लोकेशन और एल्टीट्यूड याद रखना है, कहां पे? हेलने लद्दाख में, हेलने लद्दाख में, हेलने लद्दाख में है। एल्टीट्यूड कितना है? 4.3 किलोमीटर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप, वर्ल्ड का हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो चेरनकोव टेलीस्कोप है वो रखा गया है, ठीक है, हेलने लद्दाख में। इंपॉर्टेंट फीचर देखोगे 21 मीटर वाइड है, जो डिश क्या जिसके अंदर वो रखा गया टेलीस्कोप जो चारों तरफ होती है, ठीक है, उस डिश के, उसका कितना है? 21 मीटर वाइड है वो। द लार्जेस्ट इन एशिया, लार्जेस्ट इन एशिया एंड सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली, जो उसकी 21 मीटर वाइड डिश है वो एशिया में तो सबसे ज्यादा है, मतलब चाइना बाईपास हो चुका है, ध्यान रखना दिमाग में, चाइना के पास नहीं है, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली, ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट है ये। टेक्नोलॉजी एंड कंपोनेंट्स इक्विप्ड विद 356 हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्ड मिरर पैनल्स, ठीक है, 356 हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्ड मिरर पैनल्स, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, 1088 फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स। कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कोलैबोरेशन किस किस में? BRC, टाइफर, ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूट से भी रिलेटेड। साइंटिफिक गोल्स, गामा रेज विद ओवर 20 बिलियन EV एनर्जी, हाई एनर्जी पहले ही बोला था,
कितनी है, बहुत ज्यादा, 20 बिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी, एंड एक्सप्लोर्स कॉस्मिक फिनोमिना लाइक ब्लैक होल्स, पल्सार्स एंड डार्क मैटर। चलिए, एडवांस मैकेनिक्स हैज 180 टन मूविंग वेट एंड ऑपरेट्स 27 मीटर वाइड कर्व्ड फ्रॉम प्रिसाइज स्काई ऑब्जर्वेटरी। इसके बाद सिग्निफिकेंस देखो, मार्क सिग्निफिकेंस स्टेप्स इन इंडियाज गामा रे एस्ट्रोनॉमी एंड हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो ये अपने थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अब अपन अपने चलेंगे इससे रिलेटेड एचएस का एक पीवाईक्यू देख लीजिए, जिसमें ऑब्जर्वेटरी की सिर्फ लोकेशन पूछी गई थी। याद रखना, मेस टेलीस्कोप जो है इंडिया 5 डेकेड लॉन्ग जर्नी गामा रे एस्ट्रोनॉमी, 5 डेकेड से जो इंडिया की एस्ट्रोनॉमी में जो भी जर्नी रही है, उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो अपना गामा टेलीस्कोप है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बना हुआ टेलीस्कोप है, और जो उसका पेन है वो सेकंड लार्जेस्ट है ग्लोबली। एचसीएस का पीवाईक्यू पूछा गया था, नेक्स्ट पूछा गया था, ये क्या है, ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, रेडियो ऑब्जर्वेटरी कहाँ है। अब मैं आपको बता दूं, तीनों के तीनों ये लोकेशंस हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों ही लोकेशन बिल्कुल सही है। आंसर इसका ओनली 3 है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें याद क्या करना है, हेलने, हेलने लद्दाख हमें याद करना है। जैसे ये दे दिया गया, सीधा दे दिया जाएगा मेस, मेस, उसके आगे दे दिया जाएगा, आप समझो राजस्थान, राजस्थान। ऑप्शन करना हमें गलत, बिकॉज ये कहां है, हेलने लद्दाख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अपनी नेक्स्ट न्यूज पे, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम। अब इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम है ये काफी इंपॉर्टेंट था, और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को 61 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट प्लेयर्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और इंडिया का जो है वो स्पेस प्रोग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। चलिए, the article highlights milestone space program celebrated 61 years since the first rocket launch in 1963। याद रखना, फर्स्ट रॉकेट कब लॉन्च हुआ था, 1963 में फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ था। उसके बाद 61 इयर्स हो चुके हैं उस बात को, और अपनी जो 61th ईयर्स की जो जर्नी रही है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। also covers recent advancements such as the launch of GSAT N2 and private sector contribution to the space technology। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे स्पेसएक्स है, एलोन मस्क का प्राइवेट सेक्टर है, वो प्राइवेट सेक्टर की उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी बड़ी, उसने फाल्कन 9 जो अपना स्पेसएक्स ने निकाला था वो काफी चला था, नासा उसकी हेल्प लेता रहता है रॉकेट को लॉन्च करवाने के लिए। इसी तरह इंडिया ने भी जो अपनी प्राइवेट स्पेस है उसमें कदम रखा था विक्रम एस के तहत, विक्रम एस जो अपना पहला जो है प्राइवेट लॉन्च था। अब देखो, अब उसके साथ साथ GSN2 ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। सेलिब्रेटिंग 61 इयर्स ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडिया मार्क 61 इयर्स स्पेस प्रोग्राम लॉन्च ऑफ नाइक अपेचे रॉकेट 1963 फ्रॉम थंबा केरला। केरला से जो पहले रॉकेट लॉन्च हुआ था नाइक अपेची रॉकेट 1963 में, उसके बाद से 61 इयर्स हो चुके हैं। लॉन्चेस ऑफ मेरिट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लॉन्चेस 4700 किलोमीटर GSN2 सैटेलाइट, 4700 किलोमीटर का GSAT-N2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट, देखिए अब प्राइवेट सेक्टर आ गया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है उसने 4700 किलो का अपना GSAT-N2 रॉकेट लॉन्च किया है, किससे हेल्प से, स्पेसएक्स के फैल्कन 9 से। ठीक है, रॉकेट ड्यू टू वेट लिमिटेशंस ऑफ इंडिया LVM3 से लॉन्च नहीं हो पा रहा था, इसलिए फैल्कन 9 का यूज करना पड़ा। GSAT-N2 इज अ KA बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और क्या करता है, एनहेंस ब्रॉडबैंड, जो ब्रॉडबैंड अंडरसर्व्ड एरियाज टू सपोर्ट सर्विसेज इन इनफ्राइट इंटरनेट एंड स्मार्ट सिटी मिशंस। अब जो अपने न्यूज देखी थी स्टारलिंक के रिगार्डिंग की, स्टारलिंक आ रहा है पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, ऊपर सैटेलाइट से आपको इंटरनेट मिलेगा, उस टाइप का जो GSAT-N2 है वो काम करेगा। पर वो किसके लिए काम करेगा, जो एरियाज हैं जहां पे पूरा एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है और जहां पर जरूरत है, या फिर स्मार्ट सिटीज है वहां पे अच्छा इंटरनेट की स्पीड और क्वालिटी है उसके लिए। ठीक है, तो ये अपन ने देखे इंडिया स्पेस प्रोग्राम। अब अपन देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में 4 नाम जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहला पिक्सेल, प्रिपेयरिंग टू लॉन्च 6 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग क्रॉप डिजीजेस। भैया क्रॉप के लिए देखो, क्रॉप में जो भी डिजीज लगे उसको डिटेक्ट करने की क्षमता रखेगा और मॉनिटर करेगा पोल्यूशन को। ठीक है, नाम क्या है, पिक्सेल, नाम क्या है इसका, पिक्सेल। चलिए, गैलेक्सी आई स्पेस एंड पियर साइट स्पेस टेस्टिंग SAR टेक्नोलॉजी एंड रिफ्लेक्टरी एंटीनास यूजिंग PSLV's पोएम। ठीक है, पोएम प्लेटफॉर्म, पोएम क्या है, यह भी एक तरीके का सैटेलाइट है जो अपना लॉन्च किया गया था स्पेस में। हेक्स 20
लॉन्चिंग इट्स नीला सैटेलाइट ऑन स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 13 मिशन 2025 में। आकाश स्पेस स्टूडियो, ये क्या है, स्पेस एनालॉगी मिशन को कंडक्ट करेंगे। लेह, लेह मतलब अपने इंडिया में ही, टू टेस्ट हैबिटेट सस्टेनेबिलिटी ऑफ मून एंड मार्स मिशन। हैबिटेट सस्टेनेबिलिटी क्या होता है भैया? हैबिटेट सस्टेनेबिलिटी ये होता है कि जिस हैबिटेट जैसे आप समझो मार्स है, मून है, वहां रहने की क्या प्रोबेबिलिटीज है, वहां की जो हैबिटेट है वो ह्यूमंस के लिए जो है हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर उधर जाके और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी अपनी। साइंटिफिक अचीवमेंट इंडिया की मैं आपको बता दूं 3 है, 1 2 3। याद रखना है कौन सा? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। टू कंट्रीब्यूट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी से जो है आया था, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है ये। रिसर्चर्स फ्रॉम आदित्य L1, आदित्य L1 में कहां पे क्वेश्चन आया था? एचसीएस में कल डिस्कस करवाया था आपको ताबड़तोड़ में। करंट के पीवाईक्यूज, जो करंट के सारे पीवाईक्यूज आए हैं वो भी आपके डिस्कस हो रहे हैं ताबड़तोड़ में। और मैं अभी यहाँ पे डाकू में तो सारे ले ही आता हूँ, जो भी मेरे को दिखता है यूपीएससी का आ जाए या फिर एचसीएस का मिल जाए, दोनों में से कोई भी एक मिल गया, उस न्यूज को हम समझेंगे कि रेलेवेंट है, बिकॉज उस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है और एचसीएस ने भी पूछ रखा है। चलिए, एग्रीमेंट बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड बायोटेक्नोलॉजी, अपकमिंग भारत अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। एग्रीमेंट किस किस में? डिपार्टमेंट स्पेस में और बायोटेक में, जो एनेबल करेगा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आदित्य L1 स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जर्वेटरी। चलिए, ये आपके लिए पीवाईक्यू है। श्रीहरिकोटा, देखिए भैया एचसीएस का पीवाईक्यू लेके आया हूं। एचसीएस का पीवाईक्यू जो भी हमारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप एचसीएस भी करंट में कवर नहीं करवाते हैं, एचसीएस के पीवाईक्यू नहीं आते हैं, मैं आपको बता दूं एचसीएस की न्यूज भी हम साथ में ही कवर करते हैं, यूपीएससी की भी साथ में ही कवर करते हैं। एचसीएस से बहुत सारे क्वेश्चन इस साल जो 2024 है उसमें पीआईबी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। पीआईबी के सारे सोर्स ट्रेस करके आपको बताए जाएंगे, और जो आपको न्यूज है वो जो बताई जा रही है वो उन्हीं सोर्सेज के साथ साथ बताई जा रही है जो सोर्सेज से जो एचसीएस ने क्वेश्चन पूछे थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा। आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। श्रीहरिकोटा वेयर सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड नियर टू विच लेक, लेक बताना है लेक, तो आपको याद रखना है, ये याद रखना है लर्न पुलिकट लेक। श्रीहरिकोटा जो है आपका पुलिकट लेक के पास है। लेक कौन सा? पुलिकट, श्रीहरिकोटा पुलिकट लेक, ठीक है। अच्छे, दूसरा देखो, इन फरवरी 2021 विच नासा रोवर लैंडिंग ऑन मार्स, नासा का कौन सा रोवर 2021 में, अब ये पीवाईक्यू 2021 का है, 2021 का पीवाईक्यू इसलिए पूछा था। फरवरी 2021 में नासा का कौन सा रोवर मार्स पे लैंड किया? कौन सा रोवर लैंड किया था? परसीवरेंस रोवर, ठीक है, परसीवरेंस। ये देखो, ये दोनों आपके एचसीएस के क्वेश्चन है। ये आपके एचसीएस स्पेस टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी पे, स्पेस स्टेशन पे फोकस कर रहा है, जिस वजह से आपको ये न्यूज पढ़ाई गई थी। हर एक न्यूज के पीछे जरूरत होती है कि उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, और उसका क्या यूज है, क्या उसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए तो किस लेवल तक पूछे गए हैं, इसलिए आपको सारी चीजें बताई गई हैं। डायरेक्ट आ जाएगा भैया आपके सामने हेक्स-20 क्या है, ठीक है, जो अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो क्या है। आदित्य L1 पे तो क्वेश्चन आ ही चुका है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अब देखिए, एक और एचसीएस 2022 का पीवाईक्यू, जो मेरे दोस्त कह रहे थे पीवाईक्यू नहीं है, पीवाईक्यू की बरसात कर दी आपकी एचसीएस की, बिकॉज आपके पीवाईक्यू ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं हम करंट के अंदर। इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि डाकू सीरीज को रेगुलरली फॉलो करें। अगर आप डाकू सीरीज को फॉलो करेंगे तो एचसीएस के जो करंट अफेयर है, एक्सक्लूसिव करंट अफेयर आपकी रेलेवेंट न्यूज के साथ, ठीक है, आपकी रेलेवेंट चीजों के साथ वो आपकी प्रोवाइड करवाई जाती है। और रेलेवेंट न्यूज के साथ साथ पीवाईक्यू, उसका स्टैटिक पोर्शन, हर चीज आपका कवर करवाया जाता है। इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी सोल्व करेंगे और आपको टाइम मिलेगा 2 सेकंड का, उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा। आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 2 was launched on July 22, 2019 from Sriharikota, याद रखना श्रीहरिकोटा, ठीक है, by a geosynchronous satellite launch vehicle Mark 3. Spacecraft consists of orbiter, a lander and a rover, lander, rover और orbiter, ठीक है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट अपनी ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे, द ऑर्बिटर विल सर्कल द मून इन अ पोलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर। अब मैं आपको बता दूं, जब हम चंद्रयान कवर करेंगे, जैसे आप यूं समझिए कि चंद्रयान के बारे में कोई भी लेटेस्ट न्यूज आई, या फिर चंद्रयान के बारे में कोई भी न्यूज आई जो आपके पीआईबी है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में, अपन झटके से ये क्वेश्चन भी करेंगे, चंद्रयान पूरा पढ़ देंगे।
दिक्कत नहीं करेंगे, टाइम ही नहीं लगाएंगे। अपने जो टॉपिक्स है ना, जो स्टैंडर्ड सोच में कवर नहीं होते, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, या फिर उसके अलावा आप देखिए साइंस एंड टेक और साइंस, उसमें जो जो टॉपिक रह जाते हैं तो वो टॉपिक रह गए, वो कहाँ के हैं, करंट के हैं। और करंट आपको रेगुलरली करना है, बिकॉज करंट से 2000 जो आपका 24 है उसमें से तो 10 क्वेश्चन आए थे, और जो आपका उससे पहले वाला साल था 2022, उसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको केवल और केवल क्लास फॉलो करनी है, आपको टेंशन फ्री रहना है, और आपकी सारी सोर्सेज और न्यूज कवर करी जा रही हैं, ठीक है। तो इसकी आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे, ये अपनी न्यूज है पैन 2.0। ये जो अपना पैन कार्ड है, देखिए दिख रहा होगा आप सभी को, पैन कार्ड के रिलेटेड न्यूज है, 2.0 लॉन्च कर दिया गया है। क्या है वो? ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव है फॉर बिजनेस प्रोसेस इन टैक्स पे रजिस्ट्रेशन। अब जो अपना पैन कार्ड होता है वो इंपॉर्टेंट किस लिए होता है? पैन कार्ड इसलिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज पैन कार्ड से अपन सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि किस बंदे ने कब टैक्स पे किया था, वो कितना टैक्स पे करता है, उसकी मंथली जो है इनकम कितनी है, उसमें से वो कितना टैक्स पे कर रहा है। उसके अलावा जो अपन क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड में भी पैन नंबर जाता है। जो अपन डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, उस ट्रेड के लिए भी आपका पैन यूज होता है। तो पैन बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, ठीक है। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर सीसीईए ने अप्रूव कर दिया पैन 2.0 प्रोजेक्ट को ऑफ इनकम टैक्स, आईटी इनकम टैक्स, बिकॉज इनकम से रिलेटेड ज्यादातर होता है पैन का यूज। ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव है बिजनेस प्रोसेस और टैक्स पे रजिस्ट्रेशन को टेक्नोलॉजी से करने का, ट्रांसफॉर्मेशन करने का, अपग्रेड टू करंट पैन 10 1.0 इकोसिस्टम। पैन इज 10 डिजिट, याद रखना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। ये 10 डिजिट, कितने डिजिट का होता है पैन? 10 डिजिट याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबली आप सभी के पास पैन कार्ड होगा, और बहुत सारे लोगों को तो उसका नंबर भी याद होगा। तो 10 डिजिट है होता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए बताया जा रहा है। 10 डिजिट और अल्फा न्यूमेरिक नंबर से होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका इशू करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका इशू करता है। चलिए बेनिफिट्स क्या है इसके? सर्व एज अ कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम्स, वैसी गवर्नमेंट एजेंसीज, डाटा कंसिस्टेंसी, सिंगल सोर्स ट्रूथ एक्सेट्रा। तो ये आपका सारा मैंने आपको बेनिफिट बता दिए हैं। कॉमन जो आपका सर्वर कॉमन आइडेंटिफायर की तरह यूज होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपनी न्यूज अर्जोनमेंट के रिलेटेड है, अर्जोनमेंट के रिलेटेड। अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने क्या किया था? अपोजिशन प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट ओवर इशू एलिज्ड अडानी ग्रुप मिसकंडक्ट मणिपुर। अब देखिए, अब मिसकंडक्ट क्या किया गया था? जो अपने अडानी जी थे ना, अडानी जी के ऊपर जो है केस चल रहा था। केस कहां चल रहा था? यूएसए में। इनके ऊपर जो है यूएसए में केस चल रहा था, और यूएसए में केस के दौरान इनके ऊपर जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है, एफसीपीए, वो एक्ट लगा दिया गया। परंतु बाद में पता चला कि अडानी जो अडानी की कंपनियां थी, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, सबके स्टॉक नीचे गिरने लग गए। उसके बाद जो 28 नवंबर के आसपास अपडेट आया आपका। क्या अपडेट आया था? 27 और 28 नवंबर में ज्यादातर अपडेट्स आए कि जो है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट से जो अंबानी, अडानी, ओ सॉरी, जो आपका अडानी, गौतम अडानी, उसके जो नेफ्यू हैं सागर अडानी और विनीत जैन, जो तीनों अडानी ग्रीन में थे, अडानी ग्रीन याद रखना, अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन के स्टॉक मैनिपुलेट हुए थे, जिस वजह से अडानी ग्रीन न्यूज में बना हुआ था। इसके तीनों के तीनों जो थे, कौन कौन? गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन, तीनों को एफसीपीए से छूट मिल गई है। और जो एज्यूर इनके पार्टनर्स थे, जो यूएसए की कंपनी थी, उसके ऊपर ये लग गया है, ठीक है। और इसी वजह से अंतिम चेतावनी दे क्यों रहे हैं ओम बिड़ला जी? ओम बिड़ला जी अंतिम चेतावनी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लोग जो अपोजिशन है वो शोर करने लग गई कि भाई जो है अंबानी, जो अडानी है, जो आपके, उनको इंडिया में कन्विट किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ केस होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने जो है गलत तरीके से उनको यूज किया गया है, ठीक है। चलिए अब अपन एक बार न्यूज देख लेते हैं। मैंने आपको एक बार बैकग्राउंड बता दिया है, तो इस वजह से एडजॉर्नमेंट हो रही है। अब एडजॉर्नमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। एडजॉर्नमेंट रेफर्स टू द सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग रिज्यूम लेटर ऑन टाइम डेट। क्या होती है? पार्लियामेंट्री सिटिंग की सस्पेंशन एडजॉर्नमेंट होती है। और एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है? मोशन क्या? एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है आपका? एडजॉर्नमेंट मोशन वो हो जाएगा जिसमें जो है कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई चीज आ गई है, तो उस मोशन के थ्रू, जब आप उस मोशन को आगे करेंगे, उस मोशन के थ्रू आपकी बात सुनी जाएगी, अगर वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की है तो। एडजॉर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मोशन के बारे में अपन पीवाईक्यूज में बात करेंगे।
Adjournment refers to the suspension of parliamentary sitting, resume later or time of date. उसके लिए ट्यूट करी जाती है, typically done for breaks when proceeding needs to be paused due to disruptions. Disruptions हो जाते हैं जब स्पीकर, जो स्पीकर जी अपने ओम बिरला जी की फोटो इसलिए लगाई थी कि वही जो है स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस वो अनाउंस कर देते हैं एडजॉर्नमेंट को और हाउस बंद हो जाता है. इट कैन बी टेम्परेरी, ठीक है, टू रिज्यूम फॉर द सेम डे फॉर लॉन्गर पीरियड. Adjournment does not end the session but pauses it. सेशन को खत्म नहीं करती, बस उसको पोज करती है, एक तरीके के पोज लगाती है. प्रोरोगेशन ये होता है कि सेशन एंड कर देना. मार्क्स द फॉर्मल एंड, ये एंड करता है पार्लियामेंट. और एंड कौन करेगा? प्रोरोगेशन किसके हाथ में होती है पावर? जो है आपकी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट की खुद की डिस्क्रिप्शन नहीं होती है प्रोरोगेशन की, एडवाइस किसकी लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. सेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. चलिए, ऑल पेंडिंग बिल्स एंड मोशंस लैप्स अनलेस कैरिड ओवर. अगर जो मोशंस और चीजें हैं वो कैरिड ओवर नहीं करी जाएंगी तो लैप्स हो जाएंगी. ऑल पेंडिंग बिल्स एंड मोशंस लैप्सेस अंडर unless carried over those in a joint committee or referred for a consideration. No further meeting of the house occur till the next session is summoned. जब अगला सेशन जब तक नहीं होता तब तक बीच की मीटिंग नहीं हो सकती है. ठीक है, चलिए. adjournment sign die, ये टर्म देखना किस चीज के लिए यूज होती है? adjournment of the house without setting date and time for next sitting. इसमें जो नेक्स्ट सिटिंग का डेट और टाइम है वो डिसाइड नहीं होता है, बस हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है. इफेक्टिवली सस्पेंड कर देती है पार्लियामेंट्री बिजनेस को इंडेफिनेटली अंटिल द स्पीकर और चेयरमैन समन्स. जब तक वापस समन नहीं हो जाता, हाउस खुल नहीं जाता, जब तक हो जाती है. चलिए, एक्सक्लूसिव एप्लीकेबल टू लोकसभा, लोकसभा में ही एप्लीकेबल होता है ज्यादातर. इट एंड द हाउस टेन्योर ईदर complementing his term earlier by president decision. Requires fresh election from a new Lok Sabha. क्यों? क्योंकि डिसोल्व हो गया ना, डिसोल्व, हाउस डिसोल्व हो गया. जो अपनी राज्यसभा है वो तो परमानेंट हाउस होता है, हमें पता है कि वो डिसोल्व नहीं होता है परमानेंट हाउस. ठीक है, तो ये डिसोल्व हो गया. यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन देखेंगे. इट इज द पार्लियामेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन इज. एडजॉर्नमेंट मोशन का पर्पस क्या होता है आपका? टू अलाउ द डिस्कशन ऑफ इंडेफिनेट, ये देखिए, टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस. अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई मैटर होता है तो उसको डिस्कशन में लाया जा सकता है. टू लीड अपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. टू अलाउ अ रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट इन डिमांड ग्रांट. अब आप देखिए, सबसे टू अलाउ डिस्कशन इन डेफिनेट मैटर. अब मैंने आपको बताया था कि अर्जेंट मोशन तो यही होता है कि जो अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस के मैटर है उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आई होप ये आपने कर लिया होगा. चलेंगे अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो है मूरे मटेरियल्स. इसे याद करेंगे फटाफट से, उसके बाद अपन अपनी नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे. चलिए, मूरे मटेरियल्स क्या है? 2D लेयर्स को ट्विस्ट करके बना है. ग्रेफीन एग्जिबिट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिखा सकता है. टंगस्टन TWSE टंगस्टन डाइसेलेनाइड जो है रोबस्ट सुपर कंडक्टिविटी दिखा देता है. और अंडरस्टैंड करते हैं क्वांटम मटेरियल और सेमीकंडक्टर्स को. क्वांटम मटेरियल सेमीकंडक्टर्स में भी इसका यूज होता है. इसका एग्जांपल है स्क्रीन प्रिंटिंग. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल. स्क्रीन प्रिंटिंग का एग्जांपल है मूरे पैटर्न. और 2 लेयर्स का होता है, याद रखना. ट्विस्टिंग 2D लेयर, 2D लेयर में होता है वन विद रेड सर्कल एंड अदर विद ब्लैक सर्कल, रेड और ब्लैक सर्कल के. इंट्रोडक्शन टू मूरे मटेरियल फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग. ये ध्यान रखना, स्टैकिंग ऑफ 2 लेयर 2D मटेरियल, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था. ठीक है, एग्जिबिट एक्सोटिक इलेक्ट्रॉनिक एंड क्वांटम प्रॉपर्टीज. कौन सी क्वांटम प्रॉपर्टीज दिखा सकता है? ठीक है, चलिए अब अपन चलेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट न्यूज पे. कौन सा क्वेश्चन है? कौन सी न्यूज है अपनी? प्रीलिम्स फैक्ट. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. चलिए, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वन नेशन एंड वन सब्सक्रिप्शन ONOS इनिशिएटिव अलोकेटिंग 6,000 करोड़ टू सेंट्रलाइज एक्सेस टू 13,000 स्कॉलरली जर्नल्स. अब आप देखिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस लिए है? बिकॉज जो आपके स्कूल्स हैं उनमें जर्नल्स यूज होते हैं, जो जर्नल्स हैं उनमें न्यूज होती है, या फिर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो होते हैं, या फिर कोई रिसर्च होती है, तो उस चीज के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन एक बार में ही लिया जाए, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज है. ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या इसकी बारीकियां हैं. इंप्रूव जर्नल एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देती है, कॉस्ट रिड्यूस करती है और रिसर्च कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर देती है. इंट्रोडक्शन ऑफ ONOS इनिशिएटिव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए ज्यादातर बेनिफिशियल है ये. ठीक है, और सब्सक्रिप्शन को सेंट्रलाइज कर देती है, सेंट्रलाइज सब्सक्रिप्शन को. चलिए, बेनिफिट रिसर्च एजुकेशन एग्जिस्टिंग जर्नल एक्सेस सिस्टम. जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको जर्नल एक्सेस हो जाता है 10 सेपरेट लाइब्रेरी से, और वेरियस मिनिस्ट्रीज और इंडिविजुअल भी उसको सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं. एग्जांपल देखिए, इनफैलिबेनेट
सेंटर ओवरसीज, उसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 2500 जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्सेस कर चुके हैं 81,000 के जर्नल्स के आसपास। ठीक है, ये देखो ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है आपकी, K4 न्यूक्लियर मिसाइल जो कि न्यूज में थी, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है K4 न्यूक्लियर मिसाइल, कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS, कौन सी आपकी लिख देते हैं, INS अरीघाट, INS अरीघाट से आपकी लॉन्च कर दी गई है K4, जो कि इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड के लिए और लॉन्चिंग के लिए इंपॉर्टेंट थी, जिसमें इंडिया को कुछ ही न्यूक्लियर ट्रायड मेंबर्स के बीच में जगह मिल गई है। द मिसाइल वाज लॉन्च्ड इन INS अरीघाट मार्किंग द फर्स्ट एवर सबमरीन बेस्ड टेस्ट सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जो अपनी थी ये देखिए ये वाली मिसाइल थी जो लॉन्च हुई थी सबमरीन से। ठीक है, इंडिया टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज अराउंड 3500 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज थी। इसके फैक्ट्स अपन फटाफट से देख लेंगे। देखिए इसके फिर ये देखिए किलर K4 नाम इसका दिया गया, किलर K4 स्ट्राइक रेंज 3500, लेंथ 12 मीटर्स, विड्थ 1.3 मीटर्स, वेट 17 टन। जो इसका पेलोड है, पेलोड वारहेड पेलोड कितना है, 2 टन। ठीक है, सॉलिड फ्यूल्ड है। अब देखो K4 इज अ वेरिएंट ऑफ लैंड बेस्ड अग्नि 3 मिसाइल, रेंज कितनी है 3500, ठीक है, कैरी 2 टन पेलोड, 2 टन के आसपास पेलोड। उसके अलावा जो इंटरनल नेविगेशन सिस्टम है वो जो टेरेन काउंटर मैचिंग है, टर्मिनल गाइडेंस, उसके लिए K4 के पास 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट मॉनिटर है जो सॉलिड रॉकेट के प्रोपेलेंट को यूज करता है। ये देखो ये आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, क्रूज मिसाइल और जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी आपको लास्ट क्लास में करवाया था कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत थी बिकॉज दोनों स्टेटमेंट स्वैप कर रखी थी। ठीक है, तो आई होप ये वाली आपने वापस से आप रिवाइज कर लेंगे, इसलिए आपके लिए अटैच किया गया है। जो अपनी आज की लास्ट न्यूज है वो अपन देखेंगे इजराइल के रिगार्डिंग, उसके बाद अपन अपनी शीट को फिलअप कर देंगे। ठीक है, चलिए। वेस्ट इजराइल इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द मेडिटेरियन सी विद वेस्ट एशिया। नॉर्थ इसके जो बॉर्डर्स हैं वो मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं वो ये है SEJL जो है वो आपकी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। क्या इसके बॉर्डर्स जो है सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन और लेबनान, SEJL, इससे अपन याद कर लेंगे इसके सारे के सारे बॉर्डर्स। ईस्ट जॉर्डन एंड द वेस्ट बैंक, साउथ वेस्ट इजिप्ट के साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ इजराइल है स्मॉल कोस्टलाइन, रेड सी, साउथ गल्फ ऑफ अकाबा इसके नीचे की तरफ है। देखिए ये आपकी गल्फ ऑफ अकाबा, ये अपनी डेड सी है, ये जॉर्डन रिवर पास, ये जॉर्डन रिवर है जो यहाँ से पास हो रहा है। ये अपनी लेक टिबरिस है जहां से जॉर्डन रिवर निकलती है और डंप कहाँ होती है, ड्रेन कहाँ होती है, डेड सी में। उसके अलावा जो इसका बॉर्डर है वो मेडिटेरियन सी से लगता है, इजिप्ट से लगता है, जो मैंने आपको सारे बता दिए, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजिप्ट से इसके बॉर्डर लगते हैं। तो हमने चीजें देख ली हैं। अब ये देखिए सी ऑफ गलीली देखेंगे, लेक टिबरिस और किन्नरेट, access to Jordan's only seaport of Aqaba and Israel's only Red Sea seaport, lowest freshwater lake on earth, कौन सा, Sea of Galilee, and second lowest lake in the world, Jordan river, जो जॉर्डन रिवर है वो यहां से फ्लो होती है, जॉर्डन रिवर flows roughly north south through the Sea of Galilee and drains into the Dead Sea, passes through the Jordan, Syria, Israel and Palestine territories। ठीक है, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दी है, उस ट्रिक को आप देख सकते हैं। वो क्या थी, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन और लेबनान, ये चारों जो आपके बॉर्डर्स हैं वो इजराइल के साथ लगते हैं। ठीक है, अब अपन अपनी एक्टिव रिकॉल की शीट निकाल लेते हैं जिससे अपन याद कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। ठीक है, मैं आपको शीट दिखा रहा हूं, ये आपको फिलअप करनी है, आपको टाइम मिलेगा और आप वीडियो पॉज करके इन्हें फिलअप कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप सभी ने फिलअप कर लिया होगा। तो अपन अपने इसको फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं।
सबसे पहले देखो जो लोकेशन थी इसकी क्या थी, ग्वालियर। ग्वालियर थी जहां ये प्लांट लगा था। ठीक है, बायो सीएनजी क्या था अपना, जो कि 100 टन यूज करके हमें कितना देगा, 2 टन ऑफ बायोगैस। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। वर्किंग फीचर्स, अब इसके वर्किंग फीचर्स में क्या क्या था, 3 चीज थी, कंप्रेशन, प्योरिफिकेशन और जो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो। चलिए, पीवाईक्यू से रिलेटेड जो अपने बायो टॉयलेट्स का क्या था, याद आ जाना चाहिए आपको। चलिए, अटल इनोवेशन मिशन, अटल किस चीज के लिए यूज होता है, प्रॉब्लम सोल्व इनोवेटिव माइंड। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है वो अपना अटल इनोवेशन मिशन था। जो अटल टिंकरिंग लैब्स थी, ये किस चीज के लिए थी, एडवांस चीजें जैसे आईओटी, एडवांस चीजें जैसे कि आपकी आईओटी होगी। ठीक है, 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंट, रोबोटिक्स, इस तरह से। उसके अलावा जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर थे वो किसके लिए थे, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, चलिए, इसके रिलेटेड पीवाईक्यूज हमने देख लिया था। जो नीति आयोग इसे लॉन्च करता है, क्या था, नीति आयोग, नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम था ये, नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम था। चलिए, प्रियम्बल के 5 वर्ड्स क्या थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अब इसमें एक वर्ड मिसिंग है क्या, अब ये याद याद ये मैं आपको पिछली बार भी बताया था, अभी बताता हूं, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, अब 3SDR, 3SDR, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पांचों के पांचों वर्ड चाहिए अपने। पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट सेकुलर बाय कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था। ठीक है, इसके अपने अपने 3 पीवाईक्यूज देखे थे, वो आपको दिमाग में रिवाइज हो जाने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं मेस, लोकेशन क्या थी, हेलने। मेस फुल फॉर्म क्या थी, मेजर चरणको एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये अब इसकी जो है फुल फॉर्म थी। पीवाईक्यूज अदर ऑब्जर्वेटरी के थे, क्रस्ट के थे। ठीक है, उसके अलावा अब अपन अपना नेक्स्ट ये देखिए, इंडिया स्पेस प्रोग्राम, इंडिया की 3 अचीवमेंट क्या क्या थी, स्क्वायर रे ऑब्जर्वेटरी, उसके अलावा जो अपना भारत अंतरिक्ष, ठीक है, स्क्वायर रे ऑब्जर्वेटरी। उसके अलावा अपन ने भारत अंतरिक्ष किया था, श्रीहरिकोटा लॉन्च, यहां से लॉन्च था। और अपने जो थर्ड अचीवमेंट है वो भी लिख लेते हैं इधर, कि थर्ड अचीवमेंट थी कि जो अपन ने अपना GSAT N2 जो लॉन्च किया था प्राइवेट, GSAT N2 अपने प्राइवेट लॉन्च किया था, किसकी हेल्प से, फैल्कन 9 की हेल्प से इसे छोड़ा गया था। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। इधर से वो लेक कौन सी थी, पुलिकट, जो अपने पीवाईक्यू में देखी थी, पुलिकट लेक। चलिए, पेन 2.0, अब अपन आप पेन 2.0 के ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ऑब्जेक्टिव ये था कि एक्सेस टू टेक्नोलॉजी फॉर टैक्सेशन। चलिए, ठीक है, पेन 2.0 का ऑब्जेक्टिव हो गया है। आगे देखेंगे, डिजिट कितने डिजिट का, 10 डिजिट, अल्फा न्यूमेरिक। एडजोर्नमेंट कौन अनाउंस करता है, स्पीकर। ठीक है, और एडजोर्नमेंट जो मोशन है, मोशन, एडजोर्नमेंट क्या होती है, एडजोर्नमेंट होती है वोलेंट, वो जो वोलेंट कर दे हो जाते हैं जो अपने मेंबर्स हैं।
वोलेंट हो जाते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं। और जो एडजॉर्नमेंट मोशन था, मोशन वो किस चीज के लिए था? अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। एडवाइस किसकी लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। बिल ऑन लोकसभा डिसोल्व, लोकसभा का बिल जो है वो कब डिसोल्व होता है? लोकसभा में जो बिल जाता है वो तभी डिसोल्व होता है जब लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है। अगर कोई भी बिल पेंडिंग है, पास्ड है या फिर इंट्रोड्यूस है लोकसभा में, तो लोकसभा की जब डिसोल्यूशन होगी तो वो बिल भी डिसोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मूरे मटेरियल्स, इनका मीनिंग क्या होता था, किस चीज के लिए यूज होते थे? जो मूरे मटेरियल्स आपके होते थे ये 2D लेयर्ड होते थे, जैसे कि ग्रेफाइट। और ये किस चीज के लिए यूज होते थे? रिसर्च ऑन क्वांटम, क्वांटम के लिए आपके रिसर्च के लिए यूज होते थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये रिवील करते थे प्रॉपर्टीज जो कि आपकी क्वांटम में होती थी, और मिनिएचर चिप्स जो होती थी उनके अंदर। ठीक है, चलिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्टिव क्या था? जर्नल्स जो थे उन्हें थोड़ा सस्ता बनाना और कॉमन फॉर ऑल बनाना, ये था अपना। ठीक है, अब अपन देखेंगे के फॉर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज कितनी थी? 3500 किलोमीटर्स इसकी रेंज थी। पेलोड कितना था? 2 टन का, 2 टन का पेलोड था। लॉन्च फ्रॉम सबमरीन, हाँ सबमरीन से लॉन्च ही हुई थी ये। ठीक है, और स्टेज INS आरी घाट, INS आरी घाट से लॉन्च हुई थी सबमरीन से। ठीक है, स्टेज 2 स्टेज होती हैं सॉलिड प्रोपेलेंट। इजराइल की मैपिंग लेक कौन सा था अपना? एक तो डेड सी था, एक गैलीली था। ठीक है, उसके अलावा जो अपना रिवर था, वो रिवर कौन सा यूज हो रहा था? रिवर कौन सा था इसमें? अपना जॉर्डन रिवर। ठीक है, और जो ड्रेन था वो कहां हो रहा था? डेड सी में। ठीक है, बॉर्डर्स थे जो थे वो मैंने आपको बताया था, SEJL नाम से अपने बॉर्डर्स थे। और गल्फ, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, सेजल, सी ऑफ गैलिली। तो ये अपनी सारी हो गई है न्यूज आज की कवर। इसी के साथ जो अपनी शीट्स हैं वो आप फिलअप कर लेना, और जो अपनी न्यूज थी यहां से स्टार्ट हुई थी और अपने लास्ट तक न्यूज कर ली है। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद इस क्लास में जुड़ने का, और आप सभी अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहें, अच्छे से करते रहें, और अपनी जो है करंट अफेयर के रिवीजन के लिए जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो सही लगता है और अगर आपके उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर कोई मटेरियल में या फिर कोई भी न्यूज में अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप बता सकते हैं। और अगर आपको एक क्लास अच्छी लगती है तो आप ये भी बता सकते हैं कि क्लास अच्छी थी, और उसी के साथ जो भी इंप्रूवमेंट्स होगी वो आपकी मानी जाएगी। तो आप कुछ भी जो अपने इंप्रूवमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी डाकू की नेक्स्ट क्लास में। तो टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।